नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स के ब्रह्मास्त्र के रूप में जाने वाले घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2025 के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। हम इस श्रृंखला में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, सारे तथ्यों को क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन में समावेशित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। अब हम देखेंगे पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पाषाण काल के इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे एक। ऑप्शन दिया है ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी दिया है पुरातत्वविद, ऑप्शन सी दिया है पुरावनस्पति शास्त्री और ऑप्शन डी दिया है इतिहासकार। तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूटे के बारे में यह कहा जाता है वह मुख्यतः भूगर्भ शास्त्री थे, लेकिन वह जब भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े तो उन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। तो इसीलिए उन्हें पुरातत्वविद भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे ए और बी दोनों सही, भूगर्भ वैज्ञानिक भी और पुरातत्वविद भी। हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी लुबाक, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी से और 1820 ईस्वी के बीच एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के तहत पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेन थॉमसन ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एएच लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ऑप्शन डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे। अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। अब थोड़ा सही हुआ हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी दिया हुआ है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी दिया हुआ ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी दिया हुआ मध्य पाषाण काल में। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम जिले मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा बागो, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए लंघनाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़ और ऑप्शन सी चौपानी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? ऑप्शन है ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन सी सरायनाहर राय से। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी और डी दोनों, क्योंकि मध्य पाषाणीन कालीन महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे और इसका उत्खनन कराया था जी.आर. शर्मा ने। और उन्होंने बताया था कि महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया था, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे और इसके अलावा वहीं प्रतापगढ़ में ही सरायनाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। और आपके ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए सरायनाहर राय से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लखैया, ऑप्शन डी चौपानी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जैसे कि आपको ऊपर में व्याख्यायित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के रूप में व्यवस्थित करना है। इसमें करना है, पहला है पैसरा,
दूसरा है लखैया, तीसरा है बीरभानपुर और चौथा है मैदहा। अब इसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर क्रम में व्यवस्थित करें तो दोस्तों मैदहा प्रतापगढ़ यूपी में है, प्रतापगढ़ यूपी, और यह है मिर्जापुर यूपी। लखैया मिर्जापुर यूपी में है, पैसरा है बिहार में, और बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो पहले हो जाएगा मैदहा, फिर लखैया, 4 2 1 3। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4 2 3 1, यह नहीं होगा। 1 4 3 2, यह भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों यह है दमदमा। दमदमा क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहां पर सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ था। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। यह नर्मदा घाटी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि सीहोर जिला मध्य प्रदेश में स्थित पूरा स्थल है, जहां से इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है, जिसमें से सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जिसे बैरली भी बोलते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो इस तरीके से पहले 2 हैं जो जौ है, फिर गेहूं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरा देव। भारत में नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, लहुरा देव है। यहाँ पर दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है। यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल बोल्डीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 6500 ईसा पूर्व में चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, उपयुक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही सही होगा, लहुरा देव के विकल्प में न रहने के कारण इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो अभी भी इसका भी वही आंसर होगा, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका भी आंसर मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपका पहला कथन दिया है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन दूसरा कथन दिया है, प्राचीनतम कृषि
अन्न जौ और धान है। तो दोस्तों अभी आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि पहला तो जौ है, लेकिन दूसरा धान ना होके गेहूं है। ठीक है, गेहूं है जो कि सबसे पहले लगभग मध्य एशिया के क्षेत्र में ही, ईरान वगैरह वाले क्षेत्र में ही सबसे पहले जौ की खेती की गई थी, लगभग आज से 8000 ईसा पूर्व पहले। तो यह ऑप्शन आपका, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। और इस कथन में दिया है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ, तो यह भी क्वेश्चन, यह कथन आपका सही है, क्योंकि सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व के आसपास लहुरा देव में प्राचीनतम जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से संबद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला क्षेत्र लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अस्थायी जीवन के प्रमाण वही मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में रहा है। इसमें अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ जिले से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी यानी कि 7000 ईसा पूर्व से संबंधित है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबांगा की प्राचीन स्थिति क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण दोस्तों बागोर, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र, भीलवाड़ा जिला राजस्थान वहां से संबंधित है। और एक क्षेत्र और था आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अतः आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा कथन है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा कथन है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। ऑप्शन चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही है, पहला वाला आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, यह सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह भी सही है, क्योंकि उस समय चावल इन लोगों से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रथम साधन, ये गलत है, क्योंकि इनका प्रमुख साधन अर्थव्यवस्था का धातु का काम न होकर के कृषि था। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2, 4 नहीं, 1, 2 और 1, 3 एवं 4 सही। ठीक, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह बात गलत है और यह सही है दोस्तों। इनका प्रमुख काम, आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख काम ही कृषि न होकर धातु का काम ही था, क्योंकि यह गिलुंद और आहार यहाँ पर धातु का काम ही होता था। इस तरीके से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह गलत है, ये लोग चावल से परिचित थे। ठीक, आहार जो है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणी संस्कृति स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः, यही बात हम कह रहे थे, कृषि एवं पशुपालक थे, लेकिन वे गेहूं एवं जौ चावल से परिचित थे। आहार का एक नाम ताम्बवती, जिसे तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं प्राप्त करते थे, तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है और जिन पे सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो दोस्तों नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया द्वारा कराया गया था। यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणी का स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई।
अगला क्वेश्चन है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो आपका ऑप्शन दिया है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में और मंदिर के रूप में। उपर्युक्त में से कोई स्थान कोई नहीं सही है और इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है। यह मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ठीक है, जो नौ पाषाण युग दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैने सर्किल, डोलमेने, एम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणी के स्थल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगनकल्लू। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर जिले के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाणी पुरा स्थल राख के टीले प्राप्त किए गए हैं, जहां पर राख के टीले वह होते थे जहां पर पशुओं को बांधा जाता था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अतः आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 500 चित्र पाए गए 500 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि अब्दुल्लागंज जिले रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से ही, जहां से लगभग 700 गुफाओं में से 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उनके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वी.एस. वाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी और इसे यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा? यह अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र सबसे पहले हस्तिनापुर में पाया गया था। यह गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर में खुदाई करने के दौरान प्रकाश में आए। वर्ष 1950 से लेकर 52 तक के दौरान हस्तिनापुर नामक स्थल पर पूरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, तामाश्रम काल के महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो दोस्तों उन्हें उत्तर से दक्षिण करके दफनाया जाता था। अतः आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इस जोरवे संस्कृति के नेमासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों से मृतकों के उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हाड़ियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बरामद हुआ है? तो यह है बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। या जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट बुर्ज होम से नौपाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, जिन्हें गड्ढों वाले घर के रूप में यहाँ की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह भी ऑप्शन आपका बुर्ज होम ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सही का मिलान करें। इसमें 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची है पूरा पाषाण काल, दूसरी है मध्य पाषाण काल, तीसरी नवपाषाण काल, चौथी ताम्रपाषाण काल। अब यह स्थल कौन कौन से कहाँ पाए गए हैं, इसमें हमें टिक लगाना है। तो
जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों वह सोहन यानी सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल वह भीमबेटका गुफा, नव पाषाण काल जो बुर्जहोम और ताम्र पाषाण काल वह बनास घाटी इससे संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। सूची 1 में दिया है पुरातात्विक स्थल, सूची 2 में दिया है वर्तमान स्थान। तो इसमें सूची 1 में पुरातात्विक स्थलों में दिया है नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। तो आप जानते हैं कि नेवासा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, डिडवाना राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप मिलाना चाहें तो अब डिडवाना सी का 1, ठीक है, सी का 1 हो गया और नेवासा यानी ए का 3 हो गया। तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ईसमपुर दोस्तों कर्नाटका में है, जबकि गुडियम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए जिसमें भी ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण दिया हुआ है। तो इसमें बुर्जहोम को बताया गया शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ को बताया गया टेराकोटा कला और गणेश्वर में बताया गया ताम्र कलाकृतियां। तो आपका आंसर केवल हो जाएगा 2 और 3, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर जो है यहाँ पर टेराकोटा कला और ताम्र कलाकृतियां मिलती थी, जबकि बुर्जहोम में गर्तावास से संबंधित था। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा सही है। बुर्जहोम नामक नौपाषाणिक स्थल जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, इस पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की थी। इस पुरातत्व स्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ जो कि पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है, एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो कि विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिभांड प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से आपका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लिखैया, जो कि इन्हें बताया गया है। यहाँ पर 17 मानव कंकाल मिले हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए के बारे में देखते हैं। तो इसमें विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और कारण बताया गया जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों बातें सही है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर में खुदाई के दौरान यह उदाहरण दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की पहली कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ भोपाल में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों हमने अभी तक पाषाण कालीन जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को समाप्त कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है सैंथो सभ्यता एवं संस्कृति, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं उसकी संस्कृति। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन क्वेश्चन इससे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के तहत पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो दोस्तों आपको भी पता है मानव समाज जो है वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के साथ ही जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तित होते ही गए। ठीक है, अतः आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव समाज विलक्षण है, अर्थव्यवस्था के रूप में मुख्यतः आश्रित होता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल युगीन से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का न तो ज्ञान है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेखन कला का तो ज्ञान है किंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आद्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जबकि आर्य जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी मुख्यतः। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर जो मृत भांड पाए गए हैं वह आर्य सभ्यता से आगे के हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि का ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। अतः पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृत भांड ही सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृत भांड जो कि बाद के हैं आर्यों से संबंधित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास ये सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो मोहरें मिली थी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वह भी पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन बी आपका इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पर पाई जाने वाली मोहरें मूल स्रोत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों से खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों विश्वासों पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन दिया है एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता ने EJH के सुमेर लोगों का पलायन। ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ऑप्शन डी अमलानंद घोष जो कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही होगा, यही मिलान नहीं है। इन्होंने एम रफीक मुगल ने बताया हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह बात गलत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफिडेल्स, रफीक मुगल आदि
विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। अब दोस्तों हम देखेंगे अगले क्वेश्चन। इसमें दो सूचियां दी गई हैं, उन्हें मिलान करना है। पहली सूची में दिया है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। दूसरी सूची में दिया है इसके खोजकर्ताओं में, जिसमें से एनजी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बीबी लाल। तो दोस्तों आपको बता दें हस्तिनापुर हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1923-24 में की गई थी। ठीक है, हस्तिनापुर जो कि इनकी खोज की थी बीबी लाल ने, जबकि तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल और कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों भारत में चांदी के प्राचीनतम उपलब्ध साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा वासियों की चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, और इसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड थे, ठीक है, तो दूसरी चित्रित मृद भांड थे। ठीक है, और मृद भांडों से बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर इन्हें हल्के भूरे लाल रंग का रूप दे देती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई भी कर दी जाती थी। ठीक है, तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यन यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता से माना जाता है। मूर्ति पूजा के प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थे। इसके अनेक उदाहरण, अनेक संदर्भ पूरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मिन मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेराकोटा हैं, उसमें दोस्तों गाय का निरूपण नहीं हुआ, क्योंकि हड़प्पा कालीन लोग गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि के अंकन मिले हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही होगा, सोहगौरा। सोहगौरा जो कि गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है और यह हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। चन्हूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। सूची 1 में दिया प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया है पुरातत्वीय खोज। सूची 1 में प्राचीन स्थलों में देखते हैं, पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगा और तीसरा दिया हुआ धौलावीरा, जबकि चौथा बनावली है। जबकि सूची 2 में देखें तो पहला दिया हुआ जुता हुआ खेत, दूसरा दिया हुआ गोदीबाड़ा, तीसरा दिया हुआ पक्की मिट्टी से बने हुए हल्की प्रतिकृतियां, चौथा है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो दोस्तों आपका पहला होगा लोथल, इसे गोदीबाड़ा यानी कि यह बंदरगाह था, जबकि कालीबंगा में हमने देखा था कि जुटा हुआ खेत है, जबकि धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख है, जबकि बनावली में पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रतिकृति है। तो इस तरीके से ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन है, एक जुटे हुए खेत की खोज की गई थी, तो यह कालीबंगा में की गई थी। इसका आंसर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालीबंगा में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें भी सूचियों को सुमेल के ना सूची 1 सूची 2 दिया है। सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं, जिसमें हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दिया, जबकि सूची 2 में सवाधान, R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जुटा हुआ खेत है। तो दोस्तों अगर कालीबंगा भी पता था आपका जुटा हुआ खेत है, जबकि मोहनजोदड़ो में दोस्तों मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति है
और जबकि लोथल में गोदी है, गोदीवाड़ा यानी कि यह क्षेत्र है बंदरगाह स्थित है, और हड़प्पा में समाधान R37 स्थित है। इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 आपका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, यहाँ भी सूचियों का मिलान ही करना। सूची 1, सूची 2 में देखते हैं। सूची 1 में दिया हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। अब ये किस नदियों के किनारे स्थित है इनको बताना। दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से डी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, हस्तिनापुर बी का 2 हो जाएगा, और हड़प्पा यानी कि जिसे मिलाया है रावी नदी से, इसका 2 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सही ए वाला पोर्शन। ठीक है, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी रावी के किनारे स्थित है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम को 33 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशाला स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों नाव के चित्र और मॉडल आपको बता दें तो सबसे पहले जहां पर हमने बंदरगाह देखा था वहां पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ठीक है, यहाँ नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी। आपका क्वेश्चन है अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों पहला कथन दिया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और दूसरा कथन दिया हुआ व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा ऑप्शन दिया है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा कथन दिया हुआ है लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सब सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिन्हें प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में खुदाई से में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, और तीसरा है मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी। तो दोस्तों आपका कथन हो जाएगा पहला और दूसरा सही हो जाएगा, जबकि आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, जिसमें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी यह वाला कथन। सभी सिंधु सभ्यता से प्राप्त पकी ईंटों का समानता अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वहीं चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो यह आपका ऑप्शन यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत ही पूछा था। ठीक है, और यह सही पूछा था, तो यह सही है, लेकिन यह इस आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें लोथल जो कि अहमदाबाद जिले में स्थित है गुजरात के, वहां यहाँ पर बंदरगाह भी पाया जाता है। तो अतः आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। आलमगीरपुर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आपका यह ऑप्शन आपका सही है। मनावली हरियाणा में यह भी ऑप्शन सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में यह भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में यह सही नहीं है। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा स्थल सभ्यता कालीन सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, और हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सूची का मिलान करना। सूची 1 में दिया है हड़प्पी स्थल और सूची 2 में दिया है इनकी स्थिति। पहला दिया है मांडा, दूसरा दिया है दैमाबाद, तीसरा दिया है कालीबंगा, चौथा दिया है राखीगढ़ी, और इसे मिलान करना। तो दोस्तों मांडा जो है वह है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन है, यहाँ भी सूचियों का मिलान करना। सूची 1 में दिया है दोस्तों हड़प्पा पुरा स्थल, जबकि सूची 2 में दिया है किस भारत के किस क्षेत्र में स्थित है।
पहला है बालू, दूसरा है मांडा, तीसरा है पाटरी, चौथा है हुलास। तो दोस्तों जो बालू है वह है उत्तर प्रदेश के हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा में स्थित है। मांडा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, सॉरी वह मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाटरी जो है वह गुजरात में स्थित, हुलास जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वह हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? पहला दिया हड़प्पा, दूसरा दिया मोहनजोदड़ो, तीसरा दिया चनहूदड़ो, चौथा दिया है सुरकोतड़ा। और इसमें पूछा है कि कौन सिंध में अवस्थित है। तो दोस्तों सिंध हड़प्पा यह पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो यह पंजाब पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, यह सही हो जाएगा। चनहूदड़ो सही हो जाएगा और सुरकोतड़ा सही हो जाएगा। इस तरीके से सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। इस तरीके से आपका 2 और 3 सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, जबकि सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, जे.एच. मैके ने चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो कालीबंगा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजस्थान में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और यह हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित, जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता भी थी वह है रंगपुर, वह है सौराष्ट्र क्षेत्र में, जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र है गुजरात में। ठीक है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो दधेरी दोस्तों भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में दधेरी जो कि कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से लोथल जो कि भारत के गुजरात में स्थित है, अतः आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और वह लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित सरगवल गांव के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, अहमदाबाद जिले में, गुजरात के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो दोस्तों यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बंदरगाह क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। ठीक है, बंदरगाह यहाँ पर स्थापित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से लोथल हड़प्पा का बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से एक से अधिक है। यहाँ पर की ईंटों से बनी इमारतें भी थे और कला वास्तुकला भी थी। ठीक है, इस तरीके से दोनों होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से बनी निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर हल की खोज की गई? तो दोस्तों यह हो जाएगा बनावली में हरियाणा में, तथा कालीबंगा राजस्थान नामक
सिंधु घाटी स्थल से ही हल की खोज की गई थी, जबकि टेराकोटा प्रक्रिया प्राप्त हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थान स्थल के आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा की हल की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्तियां हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हल का टेराकोटा कालीबंगा और बनावली दोनों जगह से प्राप्त हुई, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा राजस्थान से यह स्थल है, रोपड़ पंजाब से यह भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता, पाटलिपुत्र जो कि बिहार में स्थित है यह सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है। ऑप्शन डी में लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, अतः ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से संबंधित, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? तो दोस्तों भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाल जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारतीय हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वह है राखी गढ़ी, हरियाणा जिले में स्थित, हरियाणा राज्य में स्थित है भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थे? दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, झेलम, चेनाब, यानी 1 2 3, यह क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु, चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में, आत्मा एवं ब्रह्मा में, इन सब में विश्वास करते थे, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है कोई इसमें से। ठीक है, 2 सही हैं। इसमें देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के पास दैनिक उपयोग के वस्तुओं के दफनाने से अलग है कि विश्वास, आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाना हो जाता है। फिर भी कई बार वैज्ञानिक इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कुम्हार है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित हड़प्पा कालीन पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो दोस्तों सर जॉन मार्शल, जो कि मॉस्को में जो कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पर सर जॉन मार्श के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 2022 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी थी 1826 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? वह है राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, यह सही है। लोथल, यह भी सही है। सुरपुतड़ा, जेपी जोशी, यह भी सही है। धौलावीरा, बीके थापड़, यह सही है। ठीक है, इसमें बीबी लाल, अमलानंद घोष, यह सब थे। ठीक है, धौलावीरा के उत्खनन में बीके थापड़ नहीं थे, बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम भारतीय पुरातत्वविद जिसने इसके महत्व को समझ नहीं पाया था? दोस्तों प्रथम पुरातत्वविद थे ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों को सीमित उत्खनन करार एवं पुरातत्व प्राप्त की थी, पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी।
किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो B.F. स्मिथ यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर अध्ययन आरंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से लेकर 1933-34 तक भारत माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मध्य मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैगे, R.L. स्टीव, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, परंतु एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोतड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों सुरकोतड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज जगपति जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई है कि कालीबंगा में भी मिले हुए हैं और इसके अलावा अन्य सभी जगहों पर भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो जन नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों के प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के सभी घरों में कुएं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों भारत में आने का सबसे सही कालक्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सोने के सिक्के, ऑप्शन दो दिया हुआ आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी दिया हुआ लोहे का हल और ऑप्शन 4 दिया हुआ है नगर संस्कृति। दोस्तों सबसे पहले आप नगर संस्कृति, फिर आहत मुद्रे। नगर संस्कृति आपको सिंधु सभ्यता से जोड़ सकते हो आप, और आहत मुद्रा सिक्का या मौर्य काल से जोड़ सकते हो। और मौर्य काल के बाद फिर जब आया था जो हिंद यवन हुआ थे, उन्होंने सिक्के चलाए थे इस तरीके से 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा एवं बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन आहत सिक्के मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया था। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो दोस्तों वह मिला है लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। यह हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला, यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर एवं उसकी सहायक नदियों में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले जो घग्घर है उसकी सहायक नदी है उसमें स्थित है बनावली, जो कि हरियाणा का एक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला कूट दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सात सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और ऑप्शन दे दिया है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा ऑप्शन दिया है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर यह धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा के लोग कांस्य का तो उपयोग करते ही थे। अतः ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 दोनों सही है। अतः ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों यह हमारा
दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन था। अभी जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वह अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और उससे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप्स इत्यादि से जुड़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।